सीधा प्रसारण आप विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का सुन रहे थे, जहां पर पी कुमारन जो सचिव पूर्व हैं, उन्होंने विदेश मंत्रालय की इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया, क्योंकि पैराग्वे के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की 3 दिनों की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई और सबसे बड़ी बात यह कि आतंकवाद पर पैराग्वे का पूरा साथ मिला है भारत को। इसके अलावा अंतरिक्ष, आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बात हुई और व्यापार, रक्षा और स्वास्थ्य के तमाम क्षेत्रों में सहयोग पर बातें हुई। हम इससे जुड़ी हुई आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे और इस प्रेस वार्ता के दौरान आप जो बड़ी बातें हैं उसको देख ही रहे थे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। फिलहाल इस वक्त के एक बड़े मुद्दे की शुरुआत करते हैं, जिस पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं, और वो मुद्दा है पश्चिम बंगाल की राजनीति और वहां पर हिंसा की। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी पर राज्य सरकारों ने, देश के कई राज्य सरकारों ने बड़ी कार्रवाई की है। मीडिया खबरों के मुताबिक अब तक 2000 से भी ज्यादा अवैध घुसपैठ करने वाले लोगों को बांग्लादेश की सीमा पर छोड़ दिया गया है ले जाकर। मीडिया खबरों की माने तो इतनी ही बड़ी तादाद में अवैध बांग्लादेशी खुद बांग्लादेश जाने के लिए बीएसएफ के शिविरों में जमा भी हो गए कि हम जाना चाहते हैं अब वापस, क्योंकि इधर कड़ी कार्रवाई हो रही है। सरकार का मानना है कि यह कार्रवाई देश की कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी सरकार बीएसएफ को जरूरी जमीन दे दे तो हम घुसपैठ पूरी तरह से रोक देंगे। दरअसल ममता सरकार फेंसिंग के लिए यह जमीन नहीं देगी, क्योंकि वो चाहती है कि घुसपैठ जारी रहे और उनकी सत्ता बरकरार रहे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर वोट बैंक को खुश रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और वक्फ कानून का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में हाल में हुए दंगे राज्य के प्रायोजित थे। अमित शाह ने कहा आने वाले चुनाव में राज्य की माताएं और बहनें ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना का बदला जरूर लेंगी और टीएमसी को सबक सिखाएंगी। टीएमसी ने बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का लाभ लेने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलगाम हमले के बाद हुए सैन्य कार्रवाई को राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया था। 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 निहत्थे टूरिस्ट की निर्ममता से हत्या कर दी थी। बड़ा सवाल तो यह है कि क्या यह बदला राजनीतिक हो सकता है? निहत्थे आम नागरिकों पर हमले का जवाब क्या एक संप्रभु राष्ट्र के अधिकार में नहीं आता है? आखिर विपक्ष के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर नाम से इतनी चिढ़ क्यों है, क्यों दिक्कत है? यह एक बड़ा सवाल है। उधर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर भी लोग ममता बनर्जी पर बड़े सवाल उठा रहे हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर एक खास वर्ग के बयान पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया कर देना और एक वर्ग की गंभीर टिप्पणी पर आंख बंद कर लेना, यह कहां तक का न्याय है? कहां तक न्याय संगत है ये? फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर सबके लिए बराबर नहीं है तो वोट बैंक की सियासत का आरोप, इसे गलत तो नहीं कहा जा सकता। फिर ममता बनर्जी खुलकर कर रही हैं ये। तो केंद्रीय गृह मंत्री जो पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे अमित शाह, उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दिया है। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। तृणमूल के सांसद मुझे संसद में पूछ रहे थे कि बीएसएफ क्या कर रही है। अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर। तो बीजेपी लगता है बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाने वाली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक के चक्कर में ममता ने ऑपरेशन सिंदूर तक का विरोध कर दिया। मस्जिदों के इमामों को
वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी। केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। तो तुष्टीकरण की पूरी लिस्ट गिना दी अमित शाह ने। तो तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने जवाब दिया कि अमित शाह जवाब दें कि पहलगाम घटना हुई कैसे। Will Mr. Amit Shah tell us how did the terrorists infiltrate Pahalgam? Any other self-respecting home minister would have resigned by now. How did the terrorists infiltrate Pahalgam? How were 26 people killed? Why was there no intelligence? What kind of coordination was Amit Shah doing with the government of Jammu and Kashmir? Why did Amit Shah insist that normalcy has returned to Kashmir? Why did Amit Shah say that there is no cross-border terrorism taking place? तो तृणमूल जवाब दे रही है, लेकिन अमित शाह पूरी लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं कि क्या कुछ तुष्टीकरण ममता सरकार में किया जा रहा है और उसके क्या नुकसान है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है माधवी अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत माधवी जी। साथ में अशोक शर्मा जी जो टीएमसी के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अशोक शर्मा जी आपका भी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए मैं जरा चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, पूरी लिस्ट लेकर अमित शाह बिल्कुल गिना रहे थे कि तुष्टीकरण जो है वो अनलिमिटेड है, बिल्कुल एकदम अपीजमेंट अनलिमिटेड पश्चिम बंगाल में ममता जी के द्वारा। और यहां तक इतनी बड़ी ये लिस्ट है, वो गिनाने के साथ उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात की तो ऑपरेशन सिंदूर तक का विरोध कर दिया, जिस पश्चिम बंगाल को सिंदूर खेला के लिए भी जाना जाता है। विनोद जी। लाल जी, ये बात पिछले एक हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी कई अभी 4-5 स्टेट के में जनसभा को संबोधित करते हुए जब बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की जी, और ये पिछले हफ्ते कल ही आपने देखा कि अमित शाह फिर पश्चिम बंगाल में थे तो उन्होंने बात की ऑपरेशन सिंदूर की। तो सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर से इन पार्टियों को दिक्कत क्या है? ये सिर्फ नाम से दिक्कत है या एक्शन से दिक्कत है? ये थोड़ा सा इस चीज को समझने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर का जो देश की महिलाओं ने एक अपने स्वाभिमान से जोड़ा इसको, जो हमने पटना में देखा, जो हमने पीएम की उस रैलियों में देखा, जो हमने पीएम की रैली में अलीपुर में देखा, जो हमने अमित शाह की इस रैली में देखा कि एक नारी स्वाभिमान पे कि पहलगाम में जिस तरह की बड़बड़ हत्या हुई, 26 निर्दोष वो जो टूरिस्ट थे उनकी पत्नी के सामने में उसकी पति के का धर्म पूछ के उसकी हत्या कर दी गई थी। क्या ये एक सिंदूर का बदला लेना भारत का कर्तव्य नहीं था? भारतीय सैन्य की शक्ति जो है, भारत की संप्रभुता जो है, अपनी बहनों और बेटियों को निराश होकर घर में बैठने देता? तो ये जो भारत ने अपने प्रचंड शक्ति का दुनिया को दिखाया है, दुनिया को दिखाया है जी। दुनिया इस पे चकित है कि भारत, आज का भारत घर में घुस के मारता है। बिल्कुल, आज का भारत उन आतंकी सरगनाओं और आतंकी पनाहगाहों के उसके मरकज में जाग के ठोक के आता है जी। तो क्या ये ऑपरेशन सिंदूर भारत की आधी आबादी, भारत की महिलाओं के स्वाभिमान की बात अगर पीएम मोदी करते हैं या अमित शाह कहते हैं तो इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई? आपको ऑपरेशन सिंदूर से चिढ़ने की क्यों जरूरत है? आपको भारत की सैन्य की कार्रवाई पे ये सवाल उठाना कि पहलगाम हमले पे हुई कार्रवाई जो है वो राजनीतिक है, ये तो मुझे लगता है कि ये इतनी आजादी तो इस देश के नेताओं को सिर्फ यहीं मिली हुई है। पाकिस्तान में तो हमने नहीं देखा कि सैन्य के वहां पे पाकिस्तान के किसी भी लोगों ने, कहीं भी बुद्धिजीवी हो, राजनीतिक दल हो, जो पाकिस्तान के सेना की जो कार्रवाई है उसका विरोध किया हो या उसके बारे में कुछ लिखा हो। ये सारी चीजें सिर्फ भारत में हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है और सवाल
सवाल ये अशोक जी, सवाल ये इसलिए भी उठ जाता है कि पश्चिम बंगाल में तो शक्ति के शौर्य का प्रतीक है सिंदूर। जिस तरह से वहां पर सिंदूर खेला जाता है, शक्ति के शौर्य का प्रतीक है अशोक जी, बंगाल में जो कल्चर है। और उसमें अगर ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, और जैसा विनोद जी सही कह रहे थे कि नाम पूछ पूछ के सिंदूर उजाड़ा गया सामने में, और उसके बाद कहा गया कि तुमको छोड़ रहे हैं, तुमको नहीं मार रहे हैं, तुमको इसलिए नहीं मार रहे हैं कि केवल तुम्हारा सिंदूर उजाड़ना था, और उसके बाद तुम जा करके बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि तुम्हारे सिंदूर को हमने उजाड़ दिया। ऐसे में अगर ऑपरेशन सिंदूर नाम रख करके भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया, बदला लिया, नेस्तनाबूद किया, उन राक्षसों का उसी तरह वध किया जैसे शक्ति स्वरूपा दुर्गा माता राक्षसों का वध करती हैं, तो इसमें टीएमसी को क्यों दिक्कत, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो समझ में ये नहीं आता है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री को जनता चुनकर लाती है, ठीक, और चुन करके 14 साल से वहां पे वो अपने राज्य में अच्छे तरीके से जनता के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन एक हमारे देश के होम मिनिस्टर आकर वहां पर क्या मुद्दा उठाते हैं, वो कभी ये नहीं पूछते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार ने क्या काम किया जी। वो वहां पे मुद्दा क्या लाते हैं, सिंदूर का मुद्दा लाते हैं। वो क्या मुद्दा लाते हैं कि भाई हम लोग हिंदू के विरुद्ध, सनातनी के विरुद्ध काम करते हैं। वो क्या मुद्दा लाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि पहलगांव में जो दुर्घटना घटी, जो वहां पे शहीद हुए जो लोग, जिनको मारा गया, उसकी जवाबदेही क्या तृणमूल कांग्रेस पार्टी की थी? नहीं, मुर्शिदाबाद और मालदा का भी काम गिना रहे थे अमित शाह। देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप लोग, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे सब ज्ञानी गुनी बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर जी ने कहा दिया पहलगांव के मुद्दे पे कि हाँ भाई हमसे चूक हुई है, और उनको हमने माफ कर दिया, उनको आपने माफ कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, हमला करने के बाद ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी उनके ऊपर, जो 4 दिन में उन्होंने सीज फायर भी कर दिया। जबकि हमारी सेना, इस समय मौका था पूरे हिंदुस्तान की, तो पार्टी उनके साथ थी, हिंदुस्तान के हर धर्म के लोग उनके साथ थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उनके साथ थे। वो चाहते तो पीओ को लेके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने किसके दबाव में, कौन से धनी लोगों के दबाव में, कौन के दबाव में, ये सब जांच का विषय है। उस मुद्दे पे वो बात नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल में आकर हमारे ऊपर सिर्फ सनातनी और सनातनी धर्म के बारे में बात करते। ठीक है, जांच तो इस पर भी होनी चाहिए कि जब सिंधु नदी का जल समझौता निलंबित किया जाता है तो उसको लेकर के कोलकाता में प्रदर्शन कौन करते हैं, और जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि शर्मिष्ठा को पाकिस्तान की आलोचना करने पर उठा लिया। लेकिन मैं आता हूं आपके पास, आता हूं माधवी जी के पास चलता हूं। माधवी जी, बताइए जरा कि क्या दिक्कत है अगर वो ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम के बारे में सवाल पूछते हैं, बताइए। सिंह जी, ऐसा है कि मैं सुन रही थी और टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्होंने याद दिलाया कि ममता बनर्जी को चुन के लाया गया और 14 वर्षों से वो वहां पर हैं। तो ममता बनर्जी जो 14 वर्षों से जो चुन के आई हुई हैं, वो क्या काम कर रही हैं? उनके कार्यकाल में तो ऐसा हो रहा है कि मुर्शिदाबाद में चुन चुन के जो हिंदुओं के घर है वो जलाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है, संदेश खाली में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है वर्षों तक, वो भी टीएमसी के नेताओं के द्वारा। क्या हो रहा है कि इनके जो काडर है उनके घरों में बम बनाते बनाते बम फट जाता है। क्या हो रहा है कि इमाम भत्ता दिया जाता है, तब बीजेपी आकर इस पर गुहार लगाती। क्या हो रहा है कि यहाँ पर शिक्षक घोटाला हो रहा है जिसमें शिक्षकों के ऊपर में लाठियां चलाई जा रही है। तो ममता बनर्जी की सरकार में ये हो रहा है। ममता बनर्जी की सरकार इतनी अवेयर है, इतनी ज्यादा संवेदनशील है कि उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया और डेलीगेशन बना के जो है वो वहां कश्मीर में भेज दिया। मगर ममता बनर्जी का डेलीगेशन जो है वो संदेश खाली नहीं गया, ममता बनर्जी का डेलीगेशन जो है वो मुर्शिदाबाद नहीं गया। इंटरपी तो बोल रहे हैं कि क्या 4 दिन में इन्होंने रोक दिया। तो भाई आप ये बताइए, सीज फायर पे से केवल स्थगित किया गया, रोका नहीं गया। दूसरी बात ये है कि ममता बनर्जी की संवेदना कहाँ जाती है कि वो एक मुख्यमंत्री होने के बाद भी जिनके भी घर जलाए गए। मैं कह रही हूँ कि आप लोग बार बार डिनाई कर रहे हैं कि ये हिंदुओं के घर नहीं है, लेकिन है तो बंगाल के नागरिकों के घर। हम हमारी बहन को पूछेंगे कि मिजोरम जो है
मिजोरम के बारे में इनको नहीं समझ में आता है। उनको सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने भी आपको पूरा सुना, उन्होंने आपको पूरा सुना। सुन लीजिए, सुन मैंने नहीं बोला था। हाँ, ठीक है। ममता बनर्जी ने एक भी शब्द कहा कि भाई हमारे बंगाल के जिन लोगों के घर जले हुए, जाइए डेलीगेशन वाले जाके देख कर आइए कि वो क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और जो जब नाम आता है तो महबूब का नाम आता है, जो कि वहाँ के पार्षद है, नाम आता है तो किसका नाम आता है? अब तो SIT की भी रिपोर्ट आ गई है। तो शाहजहां शेख का मामला आता है, नाम आता है। तो ममता बनर्जी की पुलिस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ममता बनर्जी 14 सालों से है, तो ममता बनर्जी, लेकिन हमारी बहन को मिजोरम नहीं दिखता है। एक मिनट, हमारी बहन को मिजोरम नहीं दिखेगा कि मिजोरम में जो है एक महिला को निष्पक्ष घुमाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और निष्पक्ष मिजोरम में घुमाएंगे। क्या किया इन्होंने? बोला तो मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा था। गलत चुनाव बोलेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। आप मिजोरम में जाकर देखिए कि मिजोरम में आपकी सरकार थी कि नहीं थी। क्या किया आपने मिजोरम में? तरीके से बीच में इंटरप्ट करेंगे तो ये बात उचित नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अशोक जी, मिजोरम पर बात करने के लिए बाकी लोग हैं ना, आप बंगाल पर रहिए, आप बंगाल पर रहिए। आपने खुद कहा, मैं आ रहा हूँ माधवी जी, आ रहा हूँ। अशोक जी की एक टिप्पणी। अशोक जी, आपने खुद कहा कि गृह मंत्री ने कहा कि लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई जिसके बाद पहलगाम में हमला हुआ। हम जानते हैं केंद्र सरकार ने यह बात कही, आपसे कहां चूक हुई? मुर्शिदाबाद और मालदा में आप तो इस पर कुछ बोली नहीं। हमने मुर्शिदाबाद में कहां चूक हुई बताइए। अब तो हाईकोर्ट की SIT की रिपोर्ट भी कह रही है क्या क्या चूक हुई और किसने किसने किया है। हाईकोर्ट की जो SIT रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर भी हम जो है जवाब देंगे। हमारी तैयारी है कि क्योंकि रिपोर्ट उन्होंने दिया है, अभी हमने सफाई नहीं दिया है। एक्चुअली हमारी पुलिस ने वहां पे 300 आदमी को अरेस्ट किया। जो पुलिस ने किया है वो तो लोग भी बता रहे हैं और SIT भी बता रही है। देखिए, SIT कमेटी किसने बनाया? हाईकोर्ट ने। SIT कमेटी हाईकोर्ट ने बनाया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? हाँ है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। तभी जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलता तब तक तो हाईकोर्ट कोई SIT रिपोर्ट को ही हम मानेंगे। आप अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो हम 100% ऊपर जाएंगे। जाइए ना, बिल्कुल, वो तो रास्ता खुला हुआ है लोकतंत्र में। अशोक जी, वो रास्ता खुला हुआ है। मैं आता हूं, विनोद जी की भी टिप्पणी लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं उसके बाद, क्योंकि ब्रेक नहीं लिया है। ब्रेक के बाद लौटता हूं, उसके बाद फिर आप सभी की टिप्पणी लूंगा, विनोद जी की बात लूंगा। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे, हमारे सारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। मैं विनोद जी के पास चलता हूं, उसके बाद फिर आपके पास। विनोद जी, जो बात अशोक जी कह रहे हैं कि सवाल पूछना गलत तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि सवाल पूछने के साथ जब जवाब देने की बारी आती है तो अशोक जी मिजोरम पहुंच जाते हैं। बताइए। यही दिक्कत है। हाँ, आज जो हम लोग डिस्कशन करने के लिए हमारे दोनों सम्मानीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के भी, और बहुत मजबूती से अपनी बात रख रही है मैडम। अशोक जी तो पुराने हैं नेता, तो मैं ये कह रहा था कि आज हम लोगों का डिबेट जो है अशोक जी सीधे सीधे बांग्लादेश घुसपैठ पे है। जो अवैध घुसपैठ है पूरे देश के लिए वो कितना बड़ा चैलेंज है। जब अमित शाह इस बात को करते हैं एज ए होम मिनिस्टर, तो ये बात बंगाल में और आपको भी सुननी चाहिए। आज देश में अलग अलग जब घुसपैठ के खिलाफ पे राज्य सरकारों की कार्रवाई चल रही है, तो उनका अता पिता पता आधार कार्ड सब बंगाल का क्यों होता है अशोक जी? ये समझ से पड़े हैं कि अगर ये बांग्लादेशी मुंबई में हो तो घुसपैठिए, अगर वो गुजरात में हो तो, अगर वो त्रिपुरा में हो, मेघालय में हो, केरल में हो, कर्नाटक में हो जी, पता उनका बांग्लादेश का, उनका बंगाल का ही होता है। उसमें भी 24 परगना 24 परगना। ये कौन सा हेड ऑफिस है? ये किसने ये हेड ऑफिस बनाया? के भाव में आधार कार्ड बनवा दिया है वहां पे। ये सवाल तो, यही सवाल तो होम मिनिस्टर पूछ रहे थे अमित शाह
कि भाई आप जब पार्लियामेंट में, यही ममता बनर्जी है, हम लोगों ने देखा है जब आ रहा हूं, वामपंथी अशोक जी, सरकार थी आ रहा हूं। वहां पे, तो ममता बनर्जी आपकी पूरी इसी बात घुसपैठ के सवाल पे वहां पार्लियामेंट को स्थगन प्रस्ताव दे रही थी। और आज ममता बनर्जी सवाल उठा रही है बीएसएफ पे सवाल, मुर्शिदाबाद में दंगा वहां के टीएमसी के अपने पार्षद करा रहे हैं और आप बीएसएफ को इसके लिए आरोपित कर रहे हैं। जी ये कैसे चलेगा, यही सवाल पूछ रहे थे। तो इसका जवाब देने के बजाय आप मिजोरम जाते हैं, आप पुंछ में वहां होम मिनिस्टर जा रहे हैं, एलजी साहब जा रहे हैं, उसके बदले में यहाँ टीएमसी की टीम भी जा रही है। जी आप राजनीति आप बाहर कर रहे हैं राष्ट्रीय नेता बनने के लिए, और बंगाल के लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसका आप राष्ट्रीय नेता बनते बनते सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है, उसको लेके आप बंगाल पुलिस ने कार्रवाई कर दी, उसको बंद कर दिया जुडिशियल में, आपने 14 दिन के रख लिया। क्या फ्रीडम स्पीच है सर? ये मैसेज किसके लिए है? बिल्कुल आपका यही आरोप अमित शाह का है कि आपका हर मैसेज आपका तुष्टीकरण है। बिल्कुल इस सवाल पे आइए। बिल्कुल, मैं अशोक जी से पूरा जवाब लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूं, फिर अशोक जी के पास ही जाऊंगा, पूरा जवाब लूंगा अशोक जी। बिल्कुल, इस ब्रेक के बीच में और बढ़िया से जवाब तैयार कर लीजिए ब्रेक के बाद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत। ब्रेक के बाद सीधे अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, सीधी सी बात है, आपने बांग्लादेशी घुसपैठ को रोका नहीं, केंद्र सरकार रोकना चाहती है तो आप जमीन नहीं देते। क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नियत ही नहीं है रोकने की? ये सवाल उठ रहे हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं जरूर कि 4 अगस्त 2005 को ममता बनर्जी ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था। और जब यह मुद्दा उठाया था तो उस समय यहां पे सरकार किसकी थी? सीपीएम की। जी, उस समय सीपीएम की सरकार के समय से ही ये चीज चलता हुआ आ रहा है कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से घुसपैठी घुट रहे हैं। ठीक। मुद्दे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब से जो सरकार में आई, आने के बाद बॉर्डर की सिक्योरिटी की दायित्व किसके ऊपर आता है? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। को तैयार है, भारतीय जमीन दे दो, तो लीजिए, पूरी मैं भी मुद्दे पे ही आ रहा हूं। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन आता है तभी इनको बांग्लादेश का बॉर्डर क्यों नजर आता है? अगर आज 10 साल से सरकार में थे, पूर्ण बहुमत के साथ थे, इन्होंने क्यों नहीं कोई अध्यादेश पास किया और ये बॉर्डर का जो मसला सॉल्व किया? क्योंकि ये कभी जिंदगी में बॉर्डर का मसला सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ये सच्चे आदमी होते तो 370 जब इन्होंने हटाया था, तो आज की डेट में पुलवामा का आज तक पता नहीं चला कि वो कहां से आए थे। मैं थोड़ा सा एक फैक्ट रखना चाहता हूं, थोड़ा सा एक फैक्ट। आप कहते हैं अध्यादेश लाके क्यों नहीं कर, थोड़ा सा जोड़ देता हूं, फिर आप ही बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं अध्यादेश लाके क्यों नहीं करते? ये अध्यादेश ले आए कि मतलब बंगाल सरकार की जमीन हम अपने आप ले लेंगे? क्या कहते हैं? बीएसएफ को मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने दायरा बढ़ाया था, बीएसएफ की मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने दायरा बढ़ाया था, उसका तो विरोध कर रहे थे पूरा। बताइए। आप बांग्लादेश के साथ जाके रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। आज बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी वो कहां पे है, किनके पास में है? आप बांग्लादेश के अच्छा व्यवहार भी करते हैं और आप ऊपर से उसी मुद्दे को क्या कहना चाहते हैं? शेख हसीना को यहाँ शरण नहीं देना चाहिए, उलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से अपने राज्य में जितने भी वहां पर, सिर्फ वहां मुस्लिम नहीं रहते, वहां हिंदू लोग भी रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। 14 साल से वहां के जितने भी हिंदू और लोग हैं वो भी हमें वोट देते हैं, लेकिन ये आकर पश्चिम बंगाल में सिर्फ हमें हिंदू मुस्लिम के चक्कर में उलझाते हैं। ठीक है, माधवी जी का जवाब, माधवी जी दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं भाई वोट तो उनको दोनों देते हैं, तो आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? बताइए। बिल्कुल सिंह जी, वोट दोनों देते हैं, लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि वोट दोनों को देने के बाद प्रताड़ना एक जन की हो रही है। घर किसके जलाए जा रहे हैं? हिंदुओं के जलाए जा रहे हैं। न्यूज के माध्यम से देखिए उन्होंने नहीं, अशोक जी ये देखिए, ये नाइंसाफी है, उन्होंने कितनी अच्छी तरह आपको सुना के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये आपको शालीनता बरतनी चाहिए। आप जब बोलते हैं और अर्गनल बोलते हैं, अशोक जी, कोई भी डिबेट उठा के देख लीजिए। नहीं अशोक जी, यहाँ तो हम गवाह हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं कीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए।
ये आ जाने शालीनता दीजिए, आपको उनकी आनी बात आ चाहिए। जाने आप बात करने के लिए दीजिए, बैठते उनकी हैं। बात आ जाने दीजिए। देखिए माधवी जी आपको बिल्कुल आराम से सुनती है ना, आप भी सुनिए उनको। बोलिए माधवी जी। देखिए ऐसा है कि मैं यही इनको याद है कि 2005 में किस तरीके से ममता बनर्जी ने मुंह पर स्पीकर के फेंक कर कागज मारे थे। आज वही ममता बनर्जी जो है वो सब लोगों को आधार कार्ड बांट रही है। वो ममता बनर्जी आज भूल गई है कि यहाँ पे हिंदुओं के भी वोट मिलते हैं। तो जिनके घर जलाए जा रहे हैं वो केवल हिंदू क्यों होते हैं? जिनके विसर्जन को रोका जाता है, जब हाईकोर्ट को बीच में इंटरप्ट करना पड़ता है, तो वो हिंदू ही क्यों होते हैं? और मुझे बताइए कि केवल ना इनके ये जो बात कर रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम की भाजपा करती है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि TMC एक सवाल जो और अशोक जी ने पूछा। अशोक जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अशोक जी मैं आप ही का सवाल माधवी जी को पूछ रहा हूँ। अशोक जी रुकिएगा। एक मिनट अशोक जी, सिंह जी प्लीज आप ये मेंटेन करिए। हाँ ठीक है माधवी जी आप ही बोलिएगा। माधवी जी आप ही बोलिएगा, लेकिन अशोक जी के एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं अध्यादेश ला करके आप क्यों नहीं रोक देते वहां पर घुसपैठ? अरे तो भाई जो अध्यादेश आता है या जो योजनाएं आती है या NRC पे बात होती है, तो ममता बनर्जी तो सबसे पहले मंच पर खड़े होकर बोलती है कि खाने NRC लागू होवे ना क्यों बोलती है? अरे भाई आपकी ममता बनर्जी तो किसी भी योजना और किसी भी कानून को अपने बंगाल में लागू होने नहीं देते। क्या बंगाल को अलग कर दिया क्या उन्होंने? ये लगातार बोलेंगे, जवाब दे दूंगी। मुझे कुछ जवाब देने दीजिए प्लीज सिंह जी। इनको चुप कराइए, कुछ जाना पड़ रहा है। ठीक है जवाब दीजिए माधवी जी, जवाब दीजिए माधवी जी। टीएमसी के विधायक हिमायू कबीर कहते हैं कि इस इलाके में रहने वाले 30% हिंदुओं को मैं भागीरथी में फेंक दूंगा। महुआ मित्रा शिवलिंग का मजाक उड़ाती है। उन्होंने मां काली को अपमान करते हुए कहा कि इनके ऊपर तो ये तो शराब पीती हैं। सयानी घोष इन्होंने शिवलिंग के ऊपर में कॉन्डोम चढ़ाया था। ये फोटो सब जगह। फिराद हकीम जो बोलते हैं कि इस्लाम में जो पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है। ये दावत भी देते हैं, दावत भी देते हैं। नेताओं के वक्तव्य है। ऐसे हिंदू मुस्लिम वाली बात करने वालों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना, तो उनके शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। प्लीज आप लोग प्लीज याद रखिए, केवल टीवी अच्छा ठीक है शायद विनोद जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। विनोद जी आप दोनों रुकिए।